नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनवायरनमेंट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है तो कैसा होता है? नगरों के अंदर जो पर्यावरण में असंतुलन क्या रहता है? मल निकासी से, आवासीय समस्या से, या रहने के जो स्थान रहते हैं उनकी जो समस्या ज़्यादा रहती है, कहीं झोपड़पट्टी है, कहीं कुछ है, साथ ही जो जलाऊ लकड़ी है उसके द्वारा वातावरण में धुआं आदि, तो इनके द्वारा क्या होता है? पर्यावरण में असंतुलन होता है। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है तो क्या है वो? पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण और पर्यावरण अपकर्षण, ये पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची रहते हैं। पर्यावरण ह्रास होता है कैसा? प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक आपदा एवं पर्यावरण आघात के द्वारा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है आदि से, ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं ये, जैसे कि ये सभी को पता है, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, ज्वालामुखी, और किसके द्वारा होती है प्राकृतिक आपदा? आपको पता ही है, सुनामी, और औद्योगिक कारणों से भी होती है। जैसे किसी फैक्ट्री में आग लग गया तो ये क्या है? मानव के द्वारा जो आपदाएं होती हैं, तो होती हैं मानवीय आपदाएं। ये होती है प्राकृतिक, जो कि प्राकृतिक खुद लाती है, कुदरत के द्वारा जो होती हैं, जैसे बाढ़, ज्वालामुखी, ये सब। मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण कैसा होता है? तो मरुस्थलीयकरण में हमेशा पर्यावरण असंतुलित रहता है, कोई एक समान नहीं रहता है, कभी गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, इस तरह का वातावरण वहाँ पर बना रहता है। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है किससे? तो यह है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग को हम पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो यह बनता है जीवीय समुदाय और निर्जीव घटकों से। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है पुणे में, उत्तर रहेगा पुणे, महाराष्ट्र। डार्विन का उच्च विकास का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो यह है उत्परिवर्तन। पारिस्थितिकम शब्द का परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं कौन? अर्नेस्ट हैकेल। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? उत्तर रहेगा पश्चिमी घाट में। आवास के जैविक घटक हैं समस्त जीव, समस्त जीव, चाहे पशु है, पक्षी है, मानव है, तो समस्त जीव। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है क्या? ये कहलाता है सहभागिता। किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है? उत्तर रहेगा अनुकूलन। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता? तो आपने देखा ना, कई बार कुछ पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर ही आश्रित होते हैं। अमर बेल इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? इनको एपीफाइट कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर रहेगा आपका 5 जून को। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जानते हैं? तो इनको जाना जाता है एबोरिजिन्स के नाम से। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से, जो बर्फ के टुकड़ों की सहायता से क्या करते हैं? बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो जो टुंड्रा प्रदेश रहते हैं वहाँ पर जो लोग अपने लिए रहने के लिए जो स्थान तैयार करते हैं, अपने घर बनाते हैं, किसके द्वारा? बर्फ के टुकड़ा की सहायता। तो उनको क्या कहा जाता है? तो इनको इग्लू कहा जाता है। क्या? इग्लू इनको कहा जाता है। एस्किमो लोगों को का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो जो एस्किमो लोगों का जो ठंडे निवास है उनको ट्यूपिक कहा जाता है। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं? उत्तर रहेगा सहोपकारिता। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रिला एवं यूलोथ्रिक्स है क्या? जलोदभी। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? उत्तर रहेगा नाइट्रस अम्ल। हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो इनको कौन से होते हैं? हाइड्रोफाइट्स किनको कहते हैं? तो ये समुद्री जीवों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो किसमें? ग्राम, जो प्रति ग्राम के हिसाब से होता है ये, तो व्यक्त किया जाता है, यानी कि 1000 ग्राम।
कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं उनको? उनको हिमानी कहा जाता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं। उत्तर रहेगा अपर्दन। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो आपने देखा ना, जब ऊपर से कोई भी नदी आती है, चाहे गंगा है, यमुना, बड़ी तेजी से पहाड़ों से गिरती हुई आ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे मैदानी इलाकों से होते आगे आगे समुद्र की तरफ जाती है तो इसका जो प्रवाह है काफ़ी धीरे हो जाता है और काफ़ी ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? इनको वितरिका कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहेंगे? जो शैल से बनते हैं उन तटों को क्या कहते हैं? उनको समुद्र भृगु कहा जाता है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? उत्तर रहेगा 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 मार्च को। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? तो समुद्र जो रहता है, जब चंद्रमा, पूर्णिमा और अमावस्या में तीनों एक सीध में रहते हैं तो क्या होता है? उनका जो आकर्षण बढ़ जाता है। समुद्र की जो किरणें होती हैं, लहरें होती हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची उठती हैं, जैसे कि समुद्र, ये जो चांद है या वो अपनी तरफ उनको खींच रहा हो, ऐसा महसूस होता है अगर उसको देखा जाएगा। तो ये होता है, इसको वृत्त ज्वार कहा जाता है। तो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उसमें उठती हैं। डैश मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। कौन? उच्च ज्वार। जब उच्च ज्वार उठते हैं तो मछली भी आसानी से उसमें पकड़ी जाती है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 रहता है, 7। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें डैश कहते हैं। तो उत्तर रहेगा आपका अवनलिकाएं। पानी का शुद्धतम रूप है, उत्तर रहेगा वर्षा का जल। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल? उत्तर है 71% पर। मृत सागर क्या है? तो यह है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो मृत सागर किसको कहा जाता है? मृत सागर उसमें कहते हैं जिसमें नमक की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर नमक की मात्रा होती है और जो और महासागर हैं या सागर हैं उनके मुकाबले। पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है कैसा? कीटाणु रहित। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है? तो देखिए, जो पक्षी ज़्यादा गर्दन हिलाते हैं वो क्यों हिलाते हैं? इसका कारण होता है, जो वो पक्षी रहते हैं ना, तो उनकी आँखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, तो इधर उधर देखने के लिए वो गर्दन को ज़्यादा हिलाते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि है वह है अक्टूबर से दिसंबर। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये कौन से पक्षी हैं? तो कौन से ऐसे पक्षी हैं जो मानव से ज़्यादा दूरी तक देखते हैं? तो आपने देखा होगा ना, चील है, बाज है, गिद्ध, ये काफ़ी ऊंचाई पर बैठे होते हैं, लेकिन तब भी ये अपना खाने पीने का जो है चीज़ों पर एकदम झपट्टा मारते हैं। दूरी से इनकी उड़ने की गति भी तेज होती है और देखने में भी। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता है। किसकी? तो ये होती है लौह एवं आयोडीन। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट होता है? तो ये होता है सतही प्रोटीन। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से जो मिट्टी है, ये मृदा है, यानी कैसी हो जाती है? तो बंजर हो जाती है वह भूमि, अगर आप ज़्यादा उसके अंदर रसायन या खाद वगैरह डालते रहेंगे और बार बार एक ही फसल उगाएंगे। तो यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता जो डैश से भरपूर हो। तो देखिए, जो आपने देखा भारोत्तोलन करते हैं और वेट उठाते हैं, तो वो ज़्यादा उनकी मांसपेशियाँ या बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं अपनी बॉडी को, मांस वगैरह की उनको आवश्यकता रहती है इसलिए।
एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से किया जाता है वह क्या कहते हैं? तो देखिए, जब आपको देखा हुआ गेहूं और भूसा अलग किया जाता है तो वो जो क्रिया है उसको क्या कहेंगे? उसको निष्पावन कहा जाता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी था? तो हमें वसा। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्यों? तो दूध को इसलिए उबाला जाता है ताकि उसके अंदर जो रोगाणु आदि हों तो वो नष्ट हो जाएं। विटामिन बी एक जो विटामिन B1 है उसकी कमी से होने वाला जो रोग है बेरी, उसके क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए, बेरी की कमी किससे होती है? इसमें हड्डियां होती हैं। तो वो क्या होती है? अगर आपके अंदर बेरी रोग होगा और उसकी विटामिन B1 की कमी होगी तो जो आपकी हड्डियां हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी आपको पता ही है ना, खट्टी चीज़ों में प्राप्त होता है, जैसे कि आंवला, दही और टमाटर आदि जो होते हैं खट्टी चीज़ों के अंदर हमें चीज़ें विटामिन सी प्राप्त होता है। अन्न समुद्र स्रोत होते हैं। अन्न समुद्र स्रोत कैसे होते हैं? तो अन्न में स्टार्च की मात्रा होती है। अरक्तता किसकी कमी से होती है? यानी कि जो आप कहते हैं ना ब्लड कम हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी किससे होती है? तो आयरन से होती है। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये उत्तर रहेगा हाँ, दाल। तो दालें जो हैं उनके अंदर प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल आदि सभी एक अनुपात में रहता है। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक है? तो कैल्शियम के साथ हड्डियों को और क्या चाहिए? फास्फोरस। उत्तर रहेगा फास्फोरस। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो देखा होगा ना, कई बार हृदय की धड़कन या तो बहुत कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। हार्ट बीट रहती है कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या? पोटेशियम की आवश्यकता। उत्तर रहेगा पोटेशियम। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जब ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना आदि खाएं। इसके लिए जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन है किसका? तो यह है ए फिटिंग। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर रहेगा कार्ल रिटर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यह है सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जो कितने प्रतिशत क्षेत्र के अंदर वन होने चाहिए? तो यह होना चाहिए 33%। किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होता है? वह रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण मतलब आप समझिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, तो ज़्यादा पेड़ लगाने की। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा? उत्तर है आरक्षित वन। हरा सोना वनों को कहा जाता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो देखिए, वन संपदा का मालिक राज्य रहता है। वन महोत्सव किससे संबंधित? तो वन से आप समझ गए, पेड़ लगाने से। सोपान कृषि कहाँ होती है? तो ये पहाड़ों के ढलानों पर जो होती है, सीढ़ीनुमा जो खेत होती है उनको सोपान कृषि कहा जाता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? उत्तर रहेगा बहु अनुशासनिक। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे उनका योग क्या कहलाएगा? तो देखिए, चारों तरफ पेड़ पौधे, वन, वृक्ष, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक वातावरण है जो बना हुआ, आवरण बना हुआ, तो वह क्या है? पर्यावरण। उत्तर रहेगा पर्यावरण। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। उत्तर रहेगा उष्णकटिबंधीय वन। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभाव का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। किसका कथन है? उत्तर रहेगा निकोलस। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन है किसका? सीसी पार्क। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी किसने? विलियम हेवेट ने। पर्यावरण का जैविक कारक है। उत्तर है वनस्पति। पर्यावरण में अध्ययन की प्रकृति है वनस्पति।
पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति। पर्यावरण में सम्मिलित है, उत्तर रहेगा जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, उत्तर है बहु अनुशासनिक। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है, उत्तर रहेगा प्रदर्शनी पर। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिनकी रचना होती है, उत्तर है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, उत्तर है कार्ल रीटर। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है, उत्तर है पर्यावरण। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे, उत्तर रहेगा जल, वायु एवं मृदा। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है, उत्तर है जलवायु, भौगोलिक स्थिति और वनस्पति। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं, उत्तर है 2। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, सूर्य से। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाएगा, उत्तर रहेगा मेघालय में। डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है, कहाँ, उत्तर रहेगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है क्या, ये रहेगा नगोया प्रोटोकॉल। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है, उत्तर रहेगा विषुवतीय रेखीय सदाबहार वनों में। सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है, उत्तर है अफ्रीका में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उत्तर रहेगा संकटग्रस्त जाति। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, उत्तर रहेगा जैव विविधता। ओरण किसे कहते हैं, उत्तर है पवित्र वन को। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, उत्तर है राजस्थान में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तर है गढ़वाल हिमालय में। तो देखिए अब हमने जो करे हैं क्वेश्चन, हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज कर लेते हैं। हाँ ये देखते हैं, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। तो हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हैं उनका योग क्या कहलाएगा, तो उनको हम कहते हैं, उत्तर रहेगा ऑप्शन सी पर्यावरण। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है, तो यह है, उत्तर रहेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी करेक्ट है। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव हैं, कैसे, तो ये रहेंगे आपके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूस्खलन और सभी रहेंगे। खनिजों का उपयोग होता है, तो किस चीज़ में होता है खनिजों का उपयोग, औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण, तीनों में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, किसका कथन है, उत्तर है निकोलस, ऑप्शन बी। पर्यावरण एक वामह शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन है किसका, तो यह कथन रहेगा जे.एस. रास, ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की गई थी, तो किसके द्वारा की गई है विश्व पर्यावरण दिवस की, तो यह की गई है इस 7 का उत्तर रहेगा विलियम हेवेट, ऑप्शन ए करेक्ट है। पर्यावरण का जैविक कारक है, तो पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति, ऑप्शन बी करेक्ट है। पर्यावरण पर अधिकार है, तो पर्यावरण पर किसका अधिकार रहेगा, उत्तर रहेगा मानव का। पर्यावरण में सम्मिलित हैं क्या, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, तीनों, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पर्यावरण का तत्व है क्या, तो पर्यावरण का तत्व रहेगा जल, वायु, मिट्टी, ऑप्शन डी करेक्ट है। पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति कैसी है, तो पर्यावरण अध्ययन हम किस तरह करते हैं, इसकी प्रकृति कैसी रहती है, तो इसकी प्रकृति रहेगी बहु अनुशासिक, ऑप्शन बी। रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य, पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है, तो रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य जो है, यह जो शिक्षा की विधि किस पर आधारित है, तो यह रहेगी आपकी
प्रदर्शनी पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो उत्तर है इसका कार्ल रिटर। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह रहेगा आपका जल विद्युत। ऑप्शन सी करेक्ट है। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो इसको अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहा जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? तो इसके अंदर आप शामिल करेंगे जल, वायु, मृदा, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति या वनस्पति? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? 1, 2, 3, 4। तो जो भौगोलिक अध्ययन है, आपको बार बार बताया भी है मैंने पहले भी वीडियोस में, तो 2 तरह का पर्यावरण शामिल होते हैं। मृत जीवी जीव निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? तो मृत जीवी जो जीव होते हैं वह मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं। कैसे हैं ये? तो शेर, पक्षी, सांप और वृक्ष ये जैविक कारक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। उत्तर रहेगा परजीवी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, क्या मिलते हैं उस पर? लाइकेन, जीवाणु, कवक या मांस? तो मांस तो नहीं उगता, आपको पता ही है, तो लाइकेन। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी ऑक्सीजन। आपको पता ही है ना, पेड़ों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2। ऑप्शन बी करेक्ट है। पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध होता है? ऑप्शन सी Mg। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? तो कौन सी गैस अवशोषित हो जाती है? तो CO2। ऑप्शन बी। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप में क्या कहते हैं? उत्तर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जीव मंडल। ऑप्शन ए करेक्ट है। लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो नहीं बताना है आपका, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि नहीं। तो लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो वह है पौंड। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? तो जो एक दिशा में प्रवाहित होता है वह कौन सा तंत्र है? तो वह है ऊर्जा। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है कब? कृषि भूमि द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बी एक्यूमेन करेक्ट है। घास फूस जो घास भूमि है किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल की जाती है? तो घास भूमि को किस पारिस्थितिक तंत्र में किया जाएगा? तो ये होगी स्थलीय, क्योंकि स्थल पर पैदा होती है ना ज़्यादा तो घास फूस। समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो वह रहेगा फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन बी करेक्ट है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो ये थी जलकुंभी। ऑप्शन डी। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है कैसा? तो यह रहेगा कृत्रिम परितंत्र। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? उत्तर रहेगा घास का स्थल, ऑप्शन सी। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, तो ये कौन कहलाएगा? उत्तर ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। तो ये थी आज के लिए। अब एक सीरीज इसके बाद और तैयार करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा थे। धन्यवाद।